एक्सटिंक्शन। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दिन पृथ्वी ने जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा था। वो डायनासोर जो लाखों वर्षों तक धरती पर राज करते रहे, आखिरकार ब्रह्मांड से आए एक छोटे से पत्थर के आगे हार गए। तो दोस्तों, डायनासोर का यह महाकाव्य अंत यही नहीं रुकता, क्योंकि अब इस कहानी में आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। लेकिन जब अंधेरा छटा, तब धरती फिर से सांस लेने लगी। अब दुनिया एकदम अलग थी, ठंडी, शांत और विशाल शिकारी जीवों के बिना। अब मंच खाली था और यहीं से शुरू हुआ स्तनधारियों का युग, एज ऑफ मैमल्स। ये छोटे छोटे जीव, चूहे जैसे, रात में सक्रिय रहने वाले, गर्म खून वाले, अब खुले में आने लगे। धीरे धीरे वातावरण बदला, तापमान सामान्य हुआ और धरती पर फिर से हरियाली फैलने लगी। जलवायु ने इन नए जीवों को ढलने का मौका दिया। कोई पेड़ों पर चढ़ने लगा, कोई जमीन पर दौड़ने लगा। भोजन की तलाश में इनका आकार बढ़ने लगा। इसी दौर में अफ्रीका के गहरे जंगलों में प्रकट हुए प्राइमेट्स, जो आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और इंसानों के पूर्वज बने। अब से करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका में मानसून बदलने लगा, पहाड़ उभरने लगे और वातावरण में ठंडक आई। घने जंगल सिमटने लगे और खुला मैदान फैलने लगा। इस नए मौसम ने कुछ प्राइमेट्स को मैदान में उतरने को मजबूर किया। पेड़ों पर चलने वाले जीव अब सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने लगे, और यही था बाइपेडल चलने का आरंभ, जो इंसानों की ओर पहला कदम था। आज से करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के एक हिस्से में होमो सेपियंस नाम की एक अनोखी प्रजाति ने जन्म लिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई अकेली मानव प्रजाति नहीं थी। उस समय धरती पर कई इंसान जैसी प्रजातियां थीं, जैसे कि होमो इरेक्टस, जो अपराइट यानी सीधे खड़ा हो सकता था, या फिर होमो हैबिलिस, जो थोड़ा बहुत औजार बनाना जानता था। लेकिन इन सब में एक चीज सबसे अलग थी, होमो सेपियंस का दिमाग। इनका मस्तिष्क औरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। सोचने, समझने और कल्पना करने की शक्ति बाकी सभी से तेज थी, और यही बात उन्हें धीरे धीरे सबसे ऊपर ले गई। इनके शरीर भी शिकार के लिए बने थे। तेज दौड़ सकते थे, हथियार थाम सकते थे और गर्मी सह सकते थे। हाथों की पकड़ मजबूत थी और आंखें तेज, क्योंकि उन्हें अपने आसपास के हर खतरे को पहचानना आता था। होमो सेपियंस तब जंगलों में रहते थे, गुफाओं में छिपते थे। उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। दिन भर भोजन की तलाश, रात को आग के पास ठंडी हवा से बचने की कोशिश, यही उनका जीवन था। वे झुंडों में रहते थे, छोटे छोटे समूहों में, जिनमें 10-20 लोग होते थे। ये झुंड एक परिवार की तरह होते थे, साथ चलना, साथ खाना, साथ लड़ना। हर सदस्य की अपनी भूमिका होती थी। कोई शिकार करता, कोई जड़ी बूटियां खोजता, तो कोई बच्चों को संभालता। और अब सोचिए, ना कोई भाषा थी, ना कोई नियम, ना कोई भगवान, ना ही कोई राजा। बस भूख, डर और जीने की जिद। पर इसी जिद ने उन्हें बदल डाला। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर तराशे, लकड़ियों से भाले बनाए और जानवरों को गिराने के तरीके सीखे। ये शुरुआत थी एक ऐसी यात्रा की जो उन्हें अफ्रीका से बाहर ले जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरी धरती पर फैला देगी। होमो सेपियंस का जीवन उस समय पूरी तरह शिकारी और संग्राहक, हंटर गैदरर के रूप में था। उनका पेट भरने का एक ही तरीका था, या तो शिकार करो या जंगल से कुछ खोज कर खा लो। सुबह होती ही सबसे पहला काम यही होता, आज खाने को क्या मिलेगा। कोई झुंड हिरण के पीछे भागता, तो कोई झाड़ियों में बेर, जड़ें या जंगली फल खोजता। शिकार एक आसान काम नहीं था। जानवर तेज थे, जंगल घना था और हर पल मौत का डर साथ रहता। और फिर अगर खाना नहीं मिला तो भूख एक और रात काट लेती। कई बार 3-3 दिन बिना कुछ खाए ये लोग सिर्फ पानी पीकर जीते थे। महिलाएं और बच्चे अक्सर जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करते थे। वहीं पुरुष भाले, पत्थर और फंदों की मदद से शिकार करते थे। लेकिन ये काम अकेले नहीं होता था, हर चीज मिलजुल कर होती थी, क्योंकि ये लोग जानते थे अकेला आदमी जंगल में ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। इनके लिए खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर थी। और इसी दौड़ में इंसान ने सीखा देखना, सुनना, समझना, कब जानवर कहाँ आता है, किस पौधे को नहीं खाना चाहिए, कौन सी गुफा सुरक्षित है और कहाँ बिच्छू छिपे हैं। ये जीवन तेज, खतरनाक और अस्थिर था, लेकिन इसमें एक गहराई भी थी। जब रात होती तो ये सब आग के पास बैठते, कोई खाना पकाता, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता।
कोई आसमान देखकर मौसम का अंदाजा लगाता। धीरे धीरे ये शिकारी सिर्फ जानवरों का ही शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि ज्ञान का, अनुभव का और जीवन को समझने का शिकार भी कर रहे थे। यही वो दौर था जहां होमो सेपियंस ने पहली बार दुनिया को महसूस करना शुरू किया। जंगल अब सिर्फ डर नहीं था, वो उनका स्कूल भी था। हर पेड़, हर जानवर, हर पत्थर। आज के इस वीडियो में हम 460 करोड़ साल का इतिहास समेटने जा रहे हैं, सिर्फ 30 मिनट में। हाँ, आपने सही सुना। हम शुरू करेंगे पृथ्वी के जन्म से, देखेंगे कैसे आग, लावा और टकरावों से बनी हमारी ये दुनिया। फिर आएंगे डायनासोर और उनका रहस्यमय अंत। इसके बाद शुरू होगी स्तनधारी जीवों की कहानी, छोटे छोटे मैमल्स से होते हुए आदि मानव की पहली झलक तक। फिर होमो सेपियंस और उनका लंबा सफर अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया तक। और अंत में हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी की गोद में, जहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया के लिए अनसुलझा है। अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। 150 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था, एक ऐसी धरती जो बिल्कुल अलग थी, आज से बिल्कुल परे। तब पृथ्वी एक उबलते हुए आग के गोले जैसी थी। हर तरफ ज्वालामुखियों के विस्फोट होते रहते थे, लावा की नदियां बहती थीं और आकाश धुएं और राख से घिरा रहता था। बारिश नहीं होती थी, न समुद्र थे, न पेड़, न जानवर, सिर्फ आग, धुआं और तूफान। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक बारिश ने इस उबलती धरती को ठंडा करना शुरू किया। बारिशें इतनी लंबी चलीं कि विशाल महासागर बन गए, लेकिन तब भी वायुमंडल सांस लेने लायक नहीं था। हवा में भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरीली गैसें थीं। ऑक्सीजन ना के बराबर थी। इन्हीं महासागरों में एक चमत्कार हुआ, जीवन के बीज ने जन्म लिया। छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में तैरने लगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसे गहरे रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है। अगर आपको हमारा काम सार्थक और मूल्यवान लगता है तो आप अपने दिल से इस UPI QR कोड के जरिए एक छोटी सी राशि देकर हमारी इस यात्रा में सहयोग कर सकते हैं। आपका हर छोटा योगदान हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। इनमें से कुछ, जैसे साइनोबैक्टीरिया, धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। यही वो बदलाव था जिसने पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। ऑक्सीजन बढ़ने लगी, जीवन जटिल होने लगा, पेड़ पौधे उगने लगे, विशाल जंगल बने और वातावरण रहने लायक बना। और फिर लाखों वर्षों के बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी तैयार थी उन महाकाय जीवों के स्वागत के लिए जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में धरती पर पहले डायनासोर प्रकट हुए। ये शुरुआत में बहुत छोटे थे, कुछ लोमड़ी जितने छोटे। ये तेजी से दौड़ सकते थे और शिकार भी कर सकते थे। धीरे धीरे लाखों सालों में प्रकृति ने इन्हें आकार, शक्ति और विविधता में ढालना शुरू किया। कुछ डायनासोर घास खाने वाले बने जो विशालकाय शरीर लेकर चलते थे, तो कुछ शिकारी बने, तेज पंजे और धारदार दांतों के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोरों की दुनिया फैलती चली गई। जंगलों से लेकर मैदानों तक, झीलों से लेकर पहाड़ों तक, हर जगह इनका राज फैलने लगा। इन्हें भोजन चाहिए था, जगह चाहिए थी और शक्ति चाहिए थी, और प्रकृति ने उन्हें वह सब दिया जो उन्हें शासक बनने के लिए चाहिए था। दोस्तों, अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। धीरे धीरे डायनासोर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए, जैसे आज के समय में इंसानों का वर्चस्व है। लेकिन यह तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाले युगों में इन जीवों का आकार, ताकत और रहस्यमयता और भी बढ़ने वाली थी। धरती पर जीवन तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे डायनासोर अब विशालकाय आकार लेने लगे थे। पेड़ पौधे भी जंगलों में ऊंचाई छू रहे थे और डायनासोर वे धरती पर चलते हुए बादलों को छूने लगे थे। यह था विशालता का युग। जुरासिक काल में कुछ डायनासोरों ने अपने आकार से इतिहास रच दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक था ब्रैकियोसॉरस। करीब 85 फीट लंबा और 40 टन से ज्यादा भारी, यह जीव एक चलते फिरते महल जैसा था। लेकिन रुकिए, जब हमें लगा कि ब्रैकियोसॉरस सबसे विशाल है, तभी धरती पर आया टाइटेनोसॉरस। इतना विशाल कि अगर वह एक मैदान पर लेट जाए तो पूरा फुटबॉल का मैदान उसके नीचे दब जाए।
इन विशालकाय जीवों की गर्दनें इतनी लंबी थीं कि वे सीधे ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से खाना खा सकते थे, जैसे आज की दुनिया में कोई गगनचुंबी इमारत से फल तोड़ रहा हो। इनका विशाल आकार कोई इत्तेफाक नहीं था, यह था सुरक्षा की एक रणनीति। शिकारियों से बचने के लिए, भोजन के लिए, ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए और धरती पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए। कल्पना कीजिए, एक शांत जंगल जहां दूर से टाइटेनोसॉर के कदमों की गूंज सुनाई देती थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। उनकी एक चाल से पेड़ हिल जाते थे और धरती पर धूल के बादल उठ जाते थे। यह युग था पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल जीवों का स्वर्णिम काल। लेकिन हर स्वर्णिम युग की तरह इस युग का भी अंत होना तय था। करीब 6.6 करोड़ साल पहले यूनिवर्स के सन्नाटे को चीरता हुआ एक महाविनाशक अतिथि धरती की ओर बढ़ रहा था। एक विशाल एस्टेरॉयड। वो उल्कापिंड आकार में लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि अगर आप आसमान में उसे आते हुए देखते तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता। और फिर एक तेज चमक, एक भीषण धमाका। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में वह पृथ्वी से टकराया। टकराते ही एक झटके में हजारों किलोमीटर तक की हर चीज जलकर राख हो गई। धरती कांपने लगी, सुनामी की लहरें हजारों फीट ऊंची उठीं। जंगल, पहाड़, नदियां सब बेकाबू हो गए। जिन इलाकों में डायनासोर चहलकदमी करते थे, जहां नन्हे शावक अपने झुंडों के बीच खेलते थे, वो सारी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। लाखों डायनासोर जो इस धरती के राजा थे, वो असहाय बनकर जलती धरती पर तड़पते रहे। कुछ डायनासोर एक पल में ही नष्ट हो गए, कुछ दूर के इलाकों में जिंदा बचे, लेकिन जल्द ही उन्हें भी भूख, अंधकार और ठंड ने घेर लिया। लपेड़ों से पत्तियां झड़ने लगीं, फूल मुरझा गए और वातावरण में महीनों तक धुआं और राख छाई रही। धूप धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। धरती पर ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे जीवन ने खुद को समेट लिया हो। ये था क्रिटेशियस पैलियोगीन विलुप्ति, इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन। मेरे पास एक इम्पोर्टेंट स्टोरी, ध्यान से सुनना, बहुत ही जरूरी। अरे तारे से